बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमने फिशेस जो है वो स्टार्ट की हुई है। ये आज का हमारा इसका तीसरा लेक्चर है। तो आज जो हमारा टॉपिक सिलेबस में है, पहले हमने दो लेक्चर्स में फिशेस का जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी किया और उनकी फाइलोजेनेटिक जो हिस्ट्री है, रिलेशनशिप जो है वो स्टडी किया था। आज का जो टॉपिक है बच्चे, सर्वे ऑफ फिशेस के नाम से है कि फिशेस जो है इनका सर्वे हम करने जा रहे हैं। तो वही बच्चे जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, डायग्राम समझाई थी आपको और एक टेबल पे इसकी क्लासिफिकेशन थी। तो अब यहाँ पे बड़ी डिटेल में यानी उन्हीं की तरफ हम जाएंगे। इस टॉपिक के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी इस सर्वे ऑफ फिशेस के जो लर्निंग आउटकम्स, यानी इसके बाद आप क्या लर्न करेंगे। पहला है एक्सप्लेन हाउ you would determine whether or not an eel-like fish presented to you was a member of the class Maxini या Petromyzontida या Actinopterygiae। कहा यह जा रहा है बच्चे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ई लाइक फिश आपको दी गई है देखने के लिए, ई लाइक यानी लंबूथरी, लंबाई के रुख जो होती है जैसे स्नेक होता है। तो जो फिश वो दी गई है, आया कि वो मैगजीनी है, वो पेट्रोमाइजोंटिडा है या वो एक्टिनोपिटेरिजियाई है, क्या है। ठीक है, पहला लर्निंग आउटकम है। दूसरा बच्चे एक डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लास कॉन्ड्रिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस की जो क्लास है उसके मेंबर्स के कैरेक्टर जो है इनको डिस्क्राइब करना है। कॉन्ड्रिक्थीस बच्चे वो फिशेज हैं जिनमें स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। तीसरे नंबर पे है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंबर्स ऑफ द क्लास सार्कोपिटेरिजियाई एंड मेंबर ऑफ क्लास एक्टिनोपिटेरिजियाई। इनमें फर्क बयान करना है हमने ये जो क्लासेस हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो यहाँ से लर्निंग आउटकम से आगे जो है बच्चे हम बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी तमहीद बांधी होगी उसने। ऑथर जो हैं इस बुक के, द टेक्सोनोमी ऑफ फिशेस हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट फॉर मेनी इयर्स। यानी जो टेक्सोनोमी है, क्लासिफिकेशन है फिशेस की, दर्जाबंदी जो है वो काबिल बहस रही है कई सालों तक। मॉडर्न क्लैडिस्टिक एनालिसिस, बच्चे क्लैडोग्राम जिन्होंने बनाया, क्लैडिस्टिक जो जीनियोलॉजी स्टडी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करते हैं, फिर उस बेस पे अंदाजा लगाते हैं कि कौन जो है वो किससे डिसेंडेड है या किसका इंसेस्टर है। मॉडर्न क्लैडिस्टिक एनालिसिस हैज रिजल्टेड in complex revision in taxonomy of this group of vertebrate। यानी फिशेस की तरफ इशारा है कि उन्होंने रीडिफाइन किया है। जैसे फिगर 18.2 includes the tetrapods as member of the superclass Gnathostomata। नाथोस्टोमेटा यानी जिनमें जड़े होते हैं, बोनी स्केलेटन होता है, उनकी बात हो रही है कि जो टेट्रापोड है उनको भी इसी में इंक्लूड किया गया। Inclusion of the tetrapod in this cladogram emphasize the relationship of the fishes to land vertebrates and make the lineage monophyletic। तो बच्चे यहाँ पे टेट्रापोड जो हैं वो डिसेंडेड माने गए फिशेस के ही, और उन्हीं की बेस पे ये जोर दिया गया, इनका रिलेशनशिप जो था लैंड वर्टिब्रेट के साथ वो क्लियर हो गया। तो इस लिहाज से ये मोनोफाइलेटिक लीनिएज या लाइनेज जो है, यानी एक शाख जिसका सिर्फ एक ही इंसेस्टर हो। मोनो का मतलब एक और फाइलेटिक फाइलोजनी से है जिसका मतलब इंसेस्टर होता है।
और टेट्रापोड जो है वो डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 19 से 22 तक, जो है बड़ी डिटेल से। यहाँ पे बच्चे एक रेफरेंस दिया गया फिगर 18.2। ये फिगर 18.2 बच्चे, ये जो क्लेडोग्राम बना हुआ है, जो लास्ट लेक्चर में हमने ये बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया था। ये कैरेक्टर जो हैं इनका, ये उसकी बात हो रही है, यानी जो क्लेडोग्राम था। ये बड़ी डिटेल में हमने जब फिजिकल सेशन था तो उसमें ये रीड आउट किया था, तो इसमें वो इसी का हवाला दिया है। अच्छा, अब चूंकि हम सर्वे ऑफ फिशेस पढ़ रहे हैं, तो सर्वे में जो पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रा फाइलम है। यहाँ पे मैं थोड़ा इस स्लाइड को हाईलाइट कर रहा हूँ बड़ा करके। ये इंफ्रा फाइलम हाइपो हाइप्रोट्रिटी या क्लास मैगजीनी भी कहते हैं इसको, क्लास मैगजीनी की तरफ हम बढ़ेंगे। ये हमारे पास पहला इंफ्राफाइलम क्लास मैगजीनी, इसकी इसके अंदर आती हैं हैग फिशेस, आर मेंबर ऑफ द क्लास मैगजीनी। ग्रीट मैक्सा का मतलब होता है स्लाइम। स्लाइम जैसे बच्चे स्लिपरी से है, स्लाइम मैगजीना से, मैक्सा का मतलब स्लाइम, जैसे स्लाइम मोल्ड होता है। देर आर अबाउट 20 स्पीशीज डिवाइडेड इंटू 4 जेनरा। इसकी 20 के करीब जो है ना वो स्पीशीज हैं क्लास मैगजीनी की। बच्चे मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देर आर अबाउट 20 स्पीशीज डिवाइडेड इनटू 4 जेनरा, और उनकी 4 जो है वो जेनरा हैं, यानी 4 उनकी जीनस है, और टोटल 20 स्पीशीज जो है ना दुनिया में मतलब इसकी काउंट की गई। देयर हेड्स आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस बार्स एंड देयर ब्रेन्स आर इनक्लोज इन फाइब्रस शीथ। इनका जो हेड होता है, देयर हेड आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस बार। जो हेड है यानी सर जो है उसमें कार्टिलेजन्स के बने हुए बार्स बार्स हम रॉड्स को जैसे कह लें कि ऐसा स्ट्रक्चर जो है रॉड लाइक जो है वो मौजूद है, लेकिन वो कार्टिलेज का बना होता है। और इसके अलावा बच्चे इनका जो ब्रेन होता है वो इनक्लोज होता है फाइब्रस शीथ, एक फिब्रस फाइबर्स की बनी हुई शीट कवरिंग के अंदर जो है वो मौजूद है। They lack vertebrae and retain the notochord as the axial supportive structures। इनमें बच्चे vertebrae नहीं होते, और इनका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो इनका नोटोकॉर्ड ही होता है, और जो एक्सियल सपोर्ट इनको मुहैया करता है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ सेंसरी टेंटिकल्स। ये बात बच्चे लास्ट लेक्चर में भी हुई थी जब हमने इनका एक क्लासिफिकेशन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इनके पास 4 पेयर होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स के सराउंडिंग और वो जो टेंटिकल्स हैं उन्होंने सराउंड किसको किया है, देयर माउथ। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चे, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सेंसरी टेंटिकल्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये यहाँ से, तो ये नजर आ रहे हैं आपके पास। देयर माउथ, माउथ के गिर्द यानी ये टेंटिकल्स मौजूद हैं, और वेंट्रोलेटरल स्लाइम ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वेंट्रोलेटरल यानी वेंट्रल साइड पे और लेटरल साइड पे। वेंट्रोलेटरल वेंट्रोलेटरल वेंट्रल साइड यानी जो बॉडी फेस टू सॉइल, सॉइल की तरफ होता है, जमीन की तरफ। और लेटरल साइडों को कहते हैं, अतराफ को कहते हैं। स्लाइम ग्लैंड्स मौजूद होते हैं दैट प्रोड्यूस कोपियस अमाउंट ऑफ सलाइम, जो बड़ी एक खातर खा अमाउंट में, मिकदार में स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं। हैग फिशेस आर फाउंड इन कोल्ड वाटर मैरीन हैबिटेट्स ऑफ बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठंडे पानियों में पाई जाती है बच्चे, कोल्ड रीजन में। देखें एक्सट्रीम पे वेदर हो, नॉर्दर्न और सदर्न, वहां पे ये मौजूद हैं हैग फिशेज जो हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, ये दोनों ही बड़े एक्सट्रीम वेदर वाले, यानी इनका टेम्परेचर माइनस में जाता है। वो zoologists now consider the hagfishes to be the most primitive group of craniates। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे
कि मोस्ट जोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि हैग फिशेज जो हैं ये सबसे कदीम क्रीनिएट का ग्रुप है, क्रीनिएट जिनमें क्रीनियम होती है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे हैग फिशेज जो हैं इनका जो मुस्कन है, हैबिटेट है, वो तो बता दिया कि मैरीन है, ठंडे पानियों में है, लेकिन अब ये रहती कहाँ पे है? Hagfishes live buried in the sand and mud of marine environment। यानी ये अपने आप को buried, ये दबा लेती हैं, छुपा लेती हैं सैंड में या मड में, जो मैरीन इन्वायरमेंट, खारे पानी, समुद्री पानी का इन्वायरमेंट होता है। वेयर दे फीड ऑन सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स एंड सेक्वेंस डेड एंड डिकेइंग डाइंग फिशेस। तो ये फीड किन पे करते हैं? सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स, यानी जो छोटे इनवर्टिब्रेट्स हैं, एंड सिक्वेंज, सिक्वेंज मीन सिक्वेंजर जैसे होते हैं, मुर्दार खाने वाले, डेड एंड डाइंग फिशेस, या जो फिश डेड हो जाती है उसको खाते हैं, क्योंकि डेड होने के बाद अल्टीमेटली वो नीचे सिंक करेगी, या डाइंग फिशेस, या जो मरने के करीब हो। When hagfishes find a suitable fish, they enter the fish through the mouth and eat the content of the body। यानी बच्चे जब कोई सुटेबल फिश फाउंड करती है, यानी पा लेती है, जो इसका शिकार है, ये उसके मुंह के रास्ते से दाखिल होके उसकी बॉडी का जो इंटरनल कंटेंट है उस सारे को जो है वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खा जाती है। लीविंग ओनली अ सैक ऑफ स्किन एंड बोन्स। समझ ले बच्चे, सारा जो मैस मटेरियल है, गोश्त जो है वो सारा खा लेती है, और महज स्किन और बोन जो है वो बाकी रह जाती है। एक ऐसी थैली जिसके गिर्द स्किन मौजूद है और उसमें हड्डियां हैं, वो रह जाती है। तो उसके बाद एंगलर्स मस्ट कंटेन, sorry, angler must contend with the hagfishes because they will bite at a baited hook। एंगलर्स बच्चे जो डोरी होती है जिससे फिश पकड़ी जाती है, तो वो हैग फिशेज जो है ना, इनके साथ कांटेक्ट करती है, मतलब जो इन्होंने बेट लगाई होती है, यानी जो मछली को पकड़ने के लिए एक आप समझ लें खुराक का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बेट कहते हैं। तो वो इसको जो है वो बाइट करती है, यानी इसको खा जाती है। हैग फिशेस हैव द अनोइंग हैबिट्स ऑफ swallowing a hook so deeply that the hook is frequently lodged near the anus। मतलब बच्चे ये इतना शदीद इसको अनोइंग यानी गुस्सीली होती है ये हैग फिशेस, कि वो जो कुंडी, जो उसकी हुक होती है, वो जो डोरी लगाते हैं, कुंडी लगाते हैं फिश पकड़ने के लिए, जिसको हम लाइन एंड हुक कहते हैं, तो ये हुक को निगल लेती है, हत्ता के वो उसकी एनस के करीब पहुंच जाती है। The excessively slimy body of hagfishes make all but the greediest fishermen cut their line and tie on a new hook। जब बच्चे जो फिशरमैन होते हैं, वो इसकी बॉडी में चूंकि इतना ज्यादा स्लाइमी मटेरियल होता है हैग फिशेस की बॉडी के बाहर जो है, तो उससे जो है वो ये बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाती है। तो जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे ग्रीटियस जो लालची फिशरमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कट देयर लाइन, यानी वो अपनी डोरी को ही काट लेते हैं, एंड टाई ऑन अ न्यू हुक, और नई उसके आगे जो है वो हुक यानी कुंडी जो है वो लगा लेते हैं। Some hagfishes are now endangered because of overfishing for their soft, tough skin sold as eel skin। Little is known of reproduction in hagfishes। तो बच्चे इसकी जो इंडेंजर्ड है ये, ठीक है, इंडेंजर्ड, पहले थ्रेटन्ड, फिर इंडेंजर्ड, फिर एक्सटिंक्ट होती है। तो इंडेंजर्ड है, इसकी स्किन की वजह से सॉफ्ट होती है, टफ होती है, और ईल स्किन जो है इसके डिफरेंट आर्टिकल्स बनते हैं, जैसे फीमेल्स के लिए जो इनके क्लचेस होते हैं जिनको परस कहते हैं वो बनते हैं,
इसके अलावा जूतों के अंदर जो है यानी जूते बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और बैग्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो लिटिल इज नोन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ हैग फिशेस। हैग फिशेस के बारे में, जो इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत कम नॉलेज जो है ना वो अवेलेबल। अच्छा हाँ है काम करा के लिखा दो मारो। अच्छा, ये तो सारा बच्चे था हमारे पास इंफ्राफाइलम हाइप्रोट्रिटी, और उसकी एक क्लास मैगजीनी, और उसका जो जो मेंबर है वो कौन सा, हैग फिशेस के बारे में जो है वो बयान किया गया सारा का सारा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो इंफ्राफाइलम है वर्टिब्रेटा, जिसमें ऑस्ट्रैकोडर्म्स, लैम्प्रेज एंड नाथोस्टोन फिशेस जो है ना वो आ जाती हैं। तो इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा को शुरू करते हैं। द वर्टिब्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वर्टिब्री। वर्टिब्रेट का करेक्टर ये है कि इनमें रीढ़ की हड्डी के मोरे होते हैं, वर्टिब्री होते हैं, दैट सराउंड अ नर्व कॉर्ड। और ये रीढ़ की हड्डी के जो मोरे हैं ना, ये इनका काम क्या है, दैट सराउंड अ नर्व कॉर्ड। वो नर्व कॉर्ड जो है यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है ना उसको सराउंड करते हैं, एंड सर्व एज प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट। और एक्सियल सपोर्ट है यानी बॉडी को, ढांचे को सपोर्ट करते हैं। टुडे मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर मेंबर्स ऑफ द सुपर क्लास नाथोस्टोमेटा। ज्यादातर जो मेंबर है वो नाथोस्टोमेटा के हैं। दे इंक्लूड द जॉर्ड फिशेस। जो नाथोस्टोम है बच्चे, इनमें जॉर्ड फिशेस हैं और टेट्रापोड्स हैं, जिसमें हम भी आ जाते हैं। About 400 million years ago, that was not the case. The Jales ostracoderms were a very early and successful group of vertebrates. कुछ जो हैं जैसे ऑस्ट्रैकोडर्म्स की बात करें, इनके जबड़े नहीं थे लेकिन थे ये वर्टिब्रेट्स। A third group of vertebrates, the lampreys, is also jawless. Lampreys जो है ना ये भी jawless थी and live in both marine and fresh। यानी लैम्प्रे की बात करें बच्चे तो ये फ्रेश वाटर में भी और खारे पानी में, समुद्री पानी में भी रहती है। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद रखना है। अब यहाँ पे इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा की जो क्लासें हैं जैसे ऑस्ट्रैकोडर्म्स हैं, हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। ऑस्ट्रैकोडर्म्स यानी इसको अगर हम शुरू करें, आर एक्सटिंक्ट ए नाथन्स, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ए नाथन्स है। नाथा का मतलब बच्चे जबड़े, जवाज है कि इनके अंदर जबड़े नहीं होते। दैट बिलोंग टू सेवरल क्लासेस। ऑस्ट्रैकोडर्म एक ग्रुप है और उसकी सेवरल क्लासेस। द फॉसिल्स ऑफ प्रीडेटरी वाटर स्कॉर्पियंस फाइलम आर्थ्रोपोडा आर ऑफन फाउंड विद द फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रैकोडर्म। अच्छा, स्कॉर्पियन का फॉसल और ऑस्ट्रैकोडर्म का फॉसल इकट्ठा पाया गया, जो ये बात जाहिर करता है कि ऑस्ट्रैकोडर्म उनको एज अ फूड इस्तेमाल करती थी। एज स्लगिश एज ऑस्ट्रैकोडर्म अपेरेंटली वर बोनी आर्मर। अच्छा, थे ये ए नाथन लेकिन इनके पास हड्डियों का बना हुआ ढांचा था, खोल था। आर्मर हम खोल को कहते हैं। प्रोबेबली देयर ओनली डिफेंस। और ये हड्डियों का ढांचा जो था ना, तो ये इनके डिफेंस के लिए था। ऑस्ट्रैकोडर्म्स जो हैं ये वर स्लगिश या सॉरी बॉटम डिवेलर्स थे, यानी तय में रहना पसंद करते थे। डिवेलर पाया जाना जमीन पे, जमीन पे किसकी, समुद्रों की जमीन पे। ऑफन अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मरूजे के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। इसकी फिगर 18.5 में दिखाई है, वो अभी हम देखते हैं। मोस्ट वर प्रोबेबली फिल्टर फीडर्स।
ज्यादातर फिल्टर फीडर्स है, इधर फिल्टरिंग सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो डेब्रस है ऑर्गेनिक, उसको खा सकते हैं। फ्रॉम द वाटर आर एक्सट्रैक्टिंग एनिलिड्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम मडी सेडिमेंट्स। या बच्चे ये एनिलिड्स पे जो हैं उन पे शिकार करते हैं। एनिलिड्स आपने पढ़े हुए हैं, उनके मेंबर जो हैं। सम ostracoderms may have used bony plates around the mouth in a jaw-like fashion to crack gastropod shells are the exoskeleton of arthropods। इनके मुंह में दांत तो नहीं है, चूंकि इनके जबड़े नहीं है, लेकिन कोई बोनी लाइक मटेरियल, मतलब प्लेटें बन हैं इनके पास, जिससे ये अपने प्रे को जो है वो उसका स्केलेटन क्रश करने के लिए, जैसे ये आर्थ्रोपोड जो है ना, गास्ट्रोपोड भी आर्थ्रोपोड की ही टाइप है, उनको ये खाना पसंद करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बच्चे बात ये है वो हमारे पास ऑस्ट्रेकोडर्म, ये वो फिश दिखाई गई, ये इनका बोनी आर्मर जो है वो है, ठीक है। और ये इसकी डिटेल से जो है वो डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये आपको स्लाइड्स दी भी हुई हैं बच्चे, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो क्लास ऑस्ट्रेकोडम एक ग्रुप था। आगे जो हमारे पास क्लास आ रही है बच्चे वो हमारे पास क्लास पेट्रोमाइजोन्टिडा आएगी, जिसमें लैम्प्रेस आ जाती हैं। लैम्प्रेस क्लास पेट्रोमाइजोन्टिडा, इसके बारे में अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन में हमने इनका भी जिक्र किया हुआ है। लैम्प्रेस आर एनाथन्स। एनाथन, एनाथा का मतलब बच्चे जिनके जबड़े नहीं होते। इन द क्लास ऑफ पेट्रोमाइजोन्टिडा, ग्रीक पेट्रा का मतलब होता है रॉक, माइजो का मतलब होता है सक्कल, यानी सक करते हैं ये, और डोंटो मीन टीथ। दे आर कॉमन इनहेबिटेंट ऑफ मेरीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट इन टेम्परेट रीजन। ये कॉमन पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन, यानी जो मोतदल इलाके हैं वहां पे। मोस्ट अडल्ट लैम्प्रेज प्रे ऑन अदर फिशेस। ज्यादातर जो अडल्ट लैम्प्रेज हैं वो दूसरी फिशेस जो है ना उनपे शिकार करती हैं, उनका वो प्रे है। एंड द लार्वी आर फिल्टर फीडर्स। अडल्ट तो दूसरी फिशेस खाते हैं, जबकि लार्वी जो होते हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं। द माउथ ऑफ एन अडल्ट इज सक्कर लाइक, सक करते हैं, चूसते हैं, ब्लड चूसने वाले। एंड सराउंडेड बाय लिप्स दैट हैव अ सेंसरी एंड अटैचमेंट फंक्शन। न्यूमरस एपिडर्मल टीथ लाइन द माउथ एंड कवर अ मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा न्यूमरस यानी बहुत सारे दांतों की लाइनें हैं बच्चे। ये जो डायग्राम 18.6 लास्ट टाइम भी हमने देखी थी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बड़ी मैंने हाईलाइट की है। ये आपको अगर स्क्रीन में नजर आ रही है स्लाइड जो है, तो ये दांतों की तरह का स्ट्रक्चर जो है, ये देखिए कितनी लाइंस बनी हुई है, ठीक है, वो ये इसके मुंह के गिर्द है। और उसके बाद इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है बच्चे अटैचमेंट का? अडल्ट अटैच टू प्रे विद देयर लिप्स। अडल्ट जो है ना वो जब उसे कोई फिश मिलती है तो वो अपने होंठों का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ चिपक जाता है, चिमट जाता है। एंड टीथ एंड यूज देयर टंग टू रास्प अवे स्केल्स। और उसकी जुबान सैंड पेपर लाइक है, रास्पिंग टंग है, उसको खुरेदता है, जिससे वो स्केल जो है ना उनको क्या करता है, रिमूव करता है। लैम्प्रेज हैव सलाइवरी ग्लैंड विद एंटीकोएगुलेंट। इसके पास सलाइवरी ग्लैंड है लैम्प्रे के पास, जिसमें एंटीकोएगुलेंट होते हैं। इसके
सलाइवा में यानी इसके थूक में एंटी कोएगुलेंट होता है। कोएगुलेशन मीन जम जाना, एंटी कोएगुलेंट जो खून को जमने नहीं देता। तो सिक्रीशन एंड फीड मैनी मेनली ऑन द ब्लड ऑफ देयर प्रे। और जब एंटीकोएगुलेंट यानी जब ये जख्म कर लेती है तो वो ब्लड मुसलसल निकलता रहता है और ये उसमें से खून जो है वो चूसती रहती है, पीती रहती है। जैसे बच्चे हमें अगर कट लग जाए तो हमारी बॉडी में नेचुरली कोएगुलेंट हैं, तो वो एक कवर सा, एक सिक्कड़ सा, एक खोल सा बन जाता है, यानी ब्लड का क्लॉट बन जाता है अगर हमारे जख्म हो जाए। तो बाकी जानवरों में भी है, लेकिन खून को जमने के लिए कोएगुलेंट की जरूरत है। तो इसके पास तो एंटी कोएगुलेंट है जो खून को जमने नहीं देता। सम लैम्प्रेज however आर नॉट प्रीडेटरी। कुछ लैम्प्रेज जो है ना वो प्रीडेटर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सम मेंबर ऑफ द जीनस लैम्पेट्रा आर कॉल्ड ब्रूक लैम्प्रे। बच्चे मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैम्पेट्रा है उसको ब्रूक लैम्प्रेज कहा जाता है। द लार्वल स्टेज ऑफ ब्रूक लैम्प्रेज लास्ट फॉर अबाउट 3 years। 3 साल तक यानी ये लार्वा स्टेज पे रहती है। एंड द अडल्ट neither feed nor leave their stream। जो अडल्ट हैं बच्चे वो ना तो फीड करते हैं और ना ही वो अपनी स्ट्रीम उस नदी को छोड़ते हैं। दे रिप्रोड्यूस सून आफ्टर मेटामॉर्फोसिस एंड देन डाई। मतलब जैसे ही ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं, यानी वो जो चेंजेस हैं लार्वी से अडल्ट तक की, उसके फौरन बाद ये मर जाते हैं। ये जो ब्रूक लैम्प्रेज की बात है, लैम्पेट्रा जीनस जो है उसकी। तो यहाँ पे इसके बारे में बच्चे बताया गया, ये डायग्राम है। अच्छा, उसके बाद बच्चे जो सी लैम्प्रे है, अडल्ट सी लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन मेरी मेरिनस जो है लिव इन द ओशन आर द ग्रेट लेक्स। समुद्रों में रहती है या नदियों में रहती है। नियर द एंड ऑफ देयर लाइव्स दे माइग्रेट। जब इनकी जिंदगी का इख्तिताम होना होता है तो ये माइग्रेट करते हैं, समटाइम हंड्रेड्स ऑफ माइल, बाज दफा सैकड़ों मील का ये सफर तय करती हैं टू अ स्पॉनिंग बेड इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम। स्पॉनिंग बच्चे वो जगह जहाँ पे स्पॉनिंग कहते हैं एग लेइंग, अंडे देने के अमल को। तो ये वो स्पॉनिंग बेड का मतलब है कि वो ग्राउंड, यो इसको लगता है कि ये सेफ है प्रीडेटर से। फ्रेश वाटर स्ट्रीम, नदियों में ये वो जगह तलाश करती है, वहां पे स्पॉनिंग करती है। वंस लैम्प्रे रीच देयर स्पॉनिंग साइट, जब ये वहां पे पहुंच जाती है जिसने इसने जहां पे इसने एक लेइंग करनी होती है, यूजुअली इन रिलेटिवली शैलो वाटर, खास तौर पे कम गहरे पानियों में, विद स्विफ्ट करंट्स दे बिगन बिल्डिंग अ नेस्ट बाय मेकिंग स्मॉल डिप्रेशन इन द सबस्ट्रेट। तो फिर ये क्या करता है, यूजुअली इन रिलेटिवली शैलो कम गहरे पानी में विद स्विफ्ट करंट्स, लेकिन वहां पे लहरें तेजी से आए, दे बिगेन बिल्डिंग अ नेस्ट, ये वहां पे एक नेस्ट बनाती हैं बाय मेकिंग स्मॉल डिप्रेशंस, उसमें छोटे छोटे गड्ढे बनाती हैं, डिप्रेशन इन द सबस्ट्रेट, सतह पे। व्हेन द नेस्ट इज प्रिपेयर्ड, जब नेस्ट बन जाता है, अ फीमेल यूजुअली अटैच टू अ स्टोन विद हर माउथ। और जो फीमेल है यूजुअली अपने मुंह को जो है वो एक अटैच टू अ स्टोन विद हर माउथ, एक एक स्टोन के साथ, एक पत्थर के साथ अपने मुंह को जो है वो लगा लेती है, मुंह के साथ वहां पे वो चिमट जाती है। जबकि जो मेल है ना, uses his mouth to attach to the female head and wraps his body around the female। जबकि मेल जो है ना वो जो फीमेल लैम्प्रे है ना उसके सर पे अटैच, मतलब अपना मुंह जो है वो अटैच कर लेता है
और दोनों जो है अपने आप को रैप कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को लपेट लेते हैं, जैसे रस्सी के बल बल खा लेते हैं ये। हिज बॉडी अराउंड दी फीमेल, यानी मेल और फीमेल, मेल जो अपनी बॉडी को बल दे देता है फीमेल की बॉडी के गिर्द। जैसे बच्चे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फीमेल है जिसने पत्थर सफेद कलर का जो है उसके साथ अटैचमेंट की है, और ये मेल उसके हेड के करीब जो अटैचमेंट करने के बाद ये उसके गिर्द क्या कर रहा है भला, अपने आप को रैप कर रहा है। अच्छा, इस तरह होता क्या है बच्चे फिर, and wrap his body around the female. Eggs are shed in small batches over a period of several hours. एग्स जो है ना शेड गिराए जाते हैं पानी में, स्मॉल बैचेस, छोटे थोड़े थोड़े वक्फे के साथ, काफी घंटों तक ये सेवरल आवर जो है ये काम चलता रहता है। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अच्छा, फीमेल एग लेइंग करती है और मेल जो है वो स्पर्म स्प्रे करता जाता है, यानी जैसे ही एग निकलते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। द रिलेटिवली स्टिकी एग्स आर देन कवर्ड विद सैंड। तो अंडे जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, जैसे ही वो जमीन पे गिरते हैं, मतलब वो जो फ्लोर है स्ट्रीम नदियों का, तो ये रेत उनको लपेट लेती है। एग हैच इन अप्रोक्सीमेटली 3 weeks into एमनोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा बच्चे मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें बनता है लैम्प्रेज में 3 हफ्ते का अमल है बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे जो लोग मुर्गी पालते हैं, मुर्गियां, उनको अंदाजा होगा कि मुर्गियां जो है वो 21 दिन बाद जो है मतलब 21 दिन के वक्फे के अंदर अंदर जो है वो जो एग उनके नीचे रखे होते हैं उसमें से चूजे निकल आते हैं। तो इनके भी 3 weeks हैं। द लार्वी ड्रिफ्ट डाउन स्ट्रीम टू सॉफ्टर सबस्ट्रेट। फिर बाद में लार्वी जो है वो ड्रिफ्ट करता है, यानी अपने आप को ड्रिफ्ट कर लेता है, यानी घसीट लेता है डाउन स्ट्रीम, यानी पानी जिस तरफ बहता है, सॉफ्टर सबस्ट्रेट। अब पथरीली जगहों से ये सॉफ्टर में चले गए, वेयर दे बरी देमसेल्फ, वहां पे ये अपने आप को बरी करते हैं सैंड में, एंड मड एंड फिल्टर फीड इन अ फैशन सिमिलर टू एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस बच्चे प्रोटोकॉर्डेट के मेंबर थे। एमोसीट larva grow from 7 millimeter to about 70 centimeter over 3 to 7 years। यानी बच्चे इतना स्लो प्रोसेस है कि जब ये छोटा कंडीशन होती है छोटी तो 7 मिलीमीटर, और हत्ता कि ये 17 सेंटीमीटर तक चला जाता है, तो इसके लिए 3 से 7 साल लगते हैं। ड्यूरिंग लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस the larvae metamorphose to adult over a period of several months। the mouth becomes sucker like, और जो लार्वी जब अडल्ट हो जाता है उसका मुंह भी शक्कर लाइक हो जाता है। एंड द टीथ, टंग एंड फीडिंग मस्कुलेचर डेवलप, और वो सारे एबिलिटीज जो उसके अडल्ट में पेरेंट में मौजूद है वो डेवलप हो जाती है। इवेंचुअली लीव द मड परमानेंटली। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं वो मड को छोड़ देते हैं। एंड बिगन अ जर्नी टू द सी टू बिगिन लाइफ। फ्रेश वाटर से वो फिर समुद्र की तरफ मूव करते हैं। टू बिगिन अ लाइफ एज अ प्रीडेटर, शिकारी के तौर पे। Adults return only once in the headwater of their stream to spawn and die। जैसे ही बच्चे ये फिश अंडे देती है लैम्प्रेज, तो ये मर जाती है। मरने के बाद अडल्ट यानी लार्वी अडल्ट में चेंज होते हैं, फिर वो जिधर उनके पेरेंट्स से खारे पानियों में वहां पे चले जाते हैं, और जिंदगी में एक ही दफा रिटर्न होते हैं फ्रेश वाटर में, जब उन्होंने एग लेइंग करनी होती है। और फिर जैसे ही एग लेइंग करते हैं उसके बाद वो मर जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। तो ये आप इस डायग्राम में यानी इनको देख सकते हैं, ये सारा यानी शो किया गया है लैम्प्रेज जो हैं उनके बारे में। तो उसके बाद बच्चे हमारे पास सुपर क्लास नाथो स्टोमेटा है। चूंकि बच्चे सुपर क्लास नाथो स्टोमेटा
यानी नाथो का मतलब ही जॉर्ड है। जॉर्ड वर्टिब्रेट्स हैं, यानी जिनके जबड़े होते हैं। Jaws of vertebrates evolved from the most interior pair of pharyngeal arches, the skeletal support for the pharyngeal slits। आर्च, आर्क भी कहते हैं, कुमान की तरह का मटेरियल। फेरिंग्स में अगर बच्चे हम अपनी निचले जबड़े को देखें तो ये हमारे जिधर टॉन्सल्स होते हैं वहां से शुरू होके ये घूम के, यानी जैसे कमान है, तीर कमान कमान जैसे होती है, दूसरे टॉन्सल तक, यानी ये एक आर्च, फेरेंजियल आर्च से इनके जाज जो हैं उनका इब्तदा हुआ। This extremely important even in vertebrates evolution permitted more deficient gill ventilation and the capture and ingestion of a variety of food sources। ये जो जबड़े बने ना बच्चे, इसकी अफादियत इस सेंटेंस में पाई गई कि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे इवन इन वर्टिब्रेट्स एवोल्यूशन में भी। और मोर एफिशिएंट गिल वेंटिलेशन, जो गिल के जरिए से वेंटिलेशन करते हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, सांस लेते हैं, एंड द कैप्चर, और खुराक को कैप्चर करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं, एंड इंजेक्शन, और इंजेक्शन जो है यानी जो निगलते हैं। Similarly, paired appendages were extremely important evolutionary development। अच्छा, ये जबड़ों के साथ साथ अपेंडेजेस जो थी, जो आउटग्रोथ कह लें आप, एक्सटेंशंस कह लें, वो भी बहुत जरूरी थी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के दौरान। देयर ओरिजिन हैज बीन डिबेटेड फॉर मेनी इयर्स। और इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये काबिले बहस रहा काफी सालों तक। एंड द डिबेट रिमेन अनसॉल्व्ड। और आज तक यानी कुछ नहीं कहा गया कि ये कहाँ से निकली हैं, जो फिन्स बने हैं, एक्सटेंशंस बनी है, अपेंडेजेस बनी है। इन द एब्सेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस, अगर फिशेस की अपेंडेजेस पेयर ना हो तो फिर फिशेस मस्ट हैव बीन रिलेटिवली स्लगिश बॉटम डिवेलर्स। स्लगिश कहते हैं जो स्लो मूवर हो, ठीक है, सुस्त, और जमीन पे ही रेंगते रहे ये, अगर फिन्स ना होते, अपेंडेजेस ना होती। लेकिन इंक्रीज्ड एक्टिविटी विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस वुड हैव लीड टू इंस्टेबिलिटी। और जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती और फिन्स है नहीं तो इनस्टेबल हो जाता फिशेस के लिए। तो पेयर्ड अपेंडेजेस कैन बी यूज्ड टू काउंटर द टेंडेंसी टू रोल ड्यूरिंग लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन के इस्तेमाल में इसने ओवरकम किया, यानी हेल्प आउट किया। दे कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द टिल्ट और पिच ऑफ द स्विमिंग फिश एंड कैन बी यूज्ड इन लेटरल स्टीयरिंग। टिल्ट कहते हैं, टिल्ट मुड़ जाना, यानी टिल्ट या पिच। पिच बारीकी को कहते हैं, जैसे आवाज की पिच होती है, यहाँ पे जो पिच है वो तेजी है। स्विमिंग फिशेज एंड कैन बी यूज इन लेटरल स्टीयरिंग, और साइडों को मुड़ना जो है वो भी पॉसिबल हुआ इनसे। पेक्टोरल फिन्स जो कंधों के करीब है, यानी फिश के कंधे कहाँ पे होंगे, इनके गिल्स के फौरन पीछे। और फिशेज आर अपेंडेजेस यूजुअली जस्ट बिहाइंड द हेड, यानी इसके हेड के फौरन बाद। और जो पेल्विक फिन जिधर इसका एंड है उसकी तरफ, आर यूजुअली लोकेटेड वेंट्रली एंड मोर पोस्टीरियरली, पीछे की जानब जो है। In modern bony fishes, the pelvic fins are usually positioned just behind the pectoral fins। जो मॉडर्न फिशेज हैं तो पेल्विक फिन जो है ना वो पेक्टोरल के फौरन बाद है। The evolution of jaws and paired appendages must have revolutionized the life of early fishes। जब जबड़े बन गए और अपेंडेजेस बन गई तो बहुत बड़ा इनकलाब आया फिशेस की एवोल्यूशन में। The ability to feed efficiently allowed fish to produce more offspring and exploit new habitats।
तो जब जबड़े बन गए, दांत आ गए उनके पास, तो उन्होंने ज्यादा खाया, ज्यादा स्पॉनिंग की, ज्यादा बच्चे पैदा किए, ऑफ स्प्रिंग छोड़े, और खुराक की तलाश में उन्होंने नए नए इन्वायरमेंट एक्सप्लोर किए। These new habitats in turn fostered the adaptive radiation of fishes। जैसे ये नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो इसको मजबूर करते हैं कि वो अडॉप्ट करें, फिशेज जो हैं वो अडॉप्टिव रेडिएशन अडॉप्ट करें। The results of these adaptive radiations are described in this chapter, यानी बाद में हम देखेंगे। तो 3 classes of Nathostome still have living members: the cartilaginous fishes यानी class Chondrichthyes, and 2 groups of fishes class Actinopterygiae और Sarcopterygiae, यानी बार बार इनका जिक्र आ रहा है। Another class, the armored fish or placoderms, contained the earliest jarred fishes. They are now extinct and apparently left no descendant। यानी ये armored fish की बात या placoderm की बात हो रही है। A fourth group of ancient extinct fishes, the acanthodian, may be more closely related to bony fishes, जो आज मौजूद है। यहाँ पे बच्चे ये bony fish दिखाई गई आपको, अगर आप इस डायग्राम में देखें। ये एक हमारे पास बोनी फिश है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आप ओपर्कुलम ये देख सकते हैं, जो गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है। ये पेक्टोरल फिन है, यानी हेड के फौरन बाद, और ये पेल्विक फिन, यानी ये मॉडर्न की बात होगी। ये एनल फिन आ गया। ये है लेटरल लाइन, उस दिन बात भी हुई थी कि ये दरमियान में होती है बैलेंसिंग के लिए। ये काउडल फिन है, दुम वाला। ये पोस्टीरियर डॉर्सल फिन और ये इंटीरियर डॉर्सल फिन। ठीक है, ये आज की मॉडर्न जो फिशेज हैं इनमें मौजूद है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो जो मैं यहाँ पेंट कर रहा हूँ। तो ये फिशेस कुछ इसका एस्पेक्ट रहता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।